Hello students, today we're gonna start another chapter, 2.1 an interesting observation. ठीक है, तो आज के चैप्टर का नाम है an interesting observation. तो ये चैप्टर बेसिकली किस बारे में है? ऑब्जर्वेशन का मतलब एक कीन लुक होता है जिसको ऐसा लुक जो आप कुछ चीज को सीखने के लिए आप देखते हो, गौर से देखते हो, पूरे अटेंशन के साथ देखते हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, लेट्स फाइंड इट आउट. सो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड closely how a mother holds her baby in her arms or against her body? क्या आपने कभी सोचा है या ऑब्जर्व किया है कि एक जो माँ होती है वो कैसे एक अपने छोटे से बच्चे को अपने छाती से लगा करके रहती है? Which of her two arms does she usually use while cradling her baby to sleep? और कभी आपने अपने मन में क्वेश्चन किया है कि या सोचा है कि वो कौन से आर्म में अपने बेबी को लेकर रहती है? ठीक है, against which side, right or left of her chest, does she press the baby, crying baby to soothe it? वो अपने छाती के किस तरफ बेबी को अपने सीने से लगा के रखती है, जो बच्चा रोता हुआ होता है उसे शांत करने के लिए? एंड वाई, यदि वो ऐसा करती है तो क्यों? इन विच साइड ऑफ चेस्ट डू यू हैव योर हार्ट? और किस साइड, आपकी छाती के किस साइड में आपका दिल है? तो ये सब क्या है, क्वेश्चन है जिसको आज हम बारीकी के साथ देखेंगे. दिस इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. ओके, हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ मदर्स यूजुअली होल्ड देयर बेबीज? क्या आपने कभी सोचा है कि जो एक माँ होती है वो कैसे अपने बच्चे को होल्ड करती है? Careful studies have disclosed the fact that 80% of mothers cradle their infants in their left arms, holding them against the left side of their bodies. जो स्टडी में जो खुलासा हुआ है, पता चला है, उसमें ये पता चलता है कि जो 80% जो माएँ होती है वो अपने बेबीज को लेफ्ट साइड में जो है होल्ड करती है अपने बेबीज को. और ऐसा क्यों है, वही इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं. One could say that it is because most people are right-handed. कोई ये तर्क दे सकता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मोस्टली जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो राइट हैंडेड होते हैं. By holding their babies in the left arm, mothers keep their dominant arm free for their normal work. और उनका तर्क इसको सपोर्ट, अपने तर्क को इस प्रकार सपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो राइट आर्म है वो मेन आर्म है, यानी कि उनका जो राइट हैंड है वो मेन हैंड है, इसलिए वो लेफ्ट में बेबीज को रखती है ताकि उनका जो राइट हैंड है वो काम करने के लिए फ्री हो सके. But a detailed analysis shows that this is not the case. लेकिन एक जो स्टडी हुआ है, एनालिसिस हुआ है, ठीक है, उससे ये पता चलता है, ये साबित हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका राइट हैंड फ्री होना चाहिए इसलिए वो लेफ्ट हैंड में अपने बेबीज को रखती है. Studies have shown that 80% of right-handed mothers hold their baby on the left side, but then so do 78% of left-handed mothers. स्टडी में तो पता चला है कि जो राइट हैंडेड मदर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में बेबीज को रखती है. ठीक है, 80% जो माएँ हैं, राइट हैंडेड माएँ. बट उसमें ये भी पता चला है कि जो एक्सपेरिमेंट लेफ्ट हैंडेड माँ के ऊपर किया गया, वो भी अपने बच्चों को 78% ऐसी माएँ हैं जो लेफ्ट हैंड साइड ही बेबीज को होल्ड करती है. तो वो तो लेफ्ट हैंडेड माँ है या मदर्स है, वो भी जो है 78% उनका भी नंबर है. तो उनको तो बेसिकली करना क्या चाहिए था कि लेफ्ट हैंड को फ्री रखना चाहिए था क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है. सो ये जो तर्क दिया जाता है कि
जो माएँ हैं लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए रखती है क्योंकि वो राइट हैंड से वो काम करना चाहती है, तो ये तर्क यहाँ पर गलत साबित होता है, ठीक है। In other words, only 22% of the left-handed mothers have their dominant hand, that is the left hand, free for normal work. और उसमें सिर्फ आपका 22% माँ बच जाती है, जो लेफ्ट हैंड की हम यहाँ पे बात करें, लेफ्ट हैंडेड माँ की, क्या तो उनके जो डोमिनेंट हैंड है वो वैसे सिर्फ 22% उनका नंबर रह जाता है। तो ये जो तर्क दिया जा रहा था राइट हैंड वाले, तो ये तो गलत बात है। Clearly, there must be some other reason why mothers prefer to hold their babies on the left side. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रीजन तो गलत साबित हुआ कि उनका राइट हैंड फ्री होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड में वो अपने बच्चों को पकड़ती है, होल्ड करती है। तो ये रीजन तो गलत साबित हुआ, तो इसका मतलब कुछ और रीजन होना चाहिए। तो वो क्या रीजन है? लेट्स रीड इट। The only other clue comes from the fact that the heart is on the left side of the mother's body. एक दूसरा सिर्फ एक क्लू हमको ये मिलता है कि जो हार्ट होता है वो ह्यूमन बीइंग का, माँ का, क्या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में बॉडी के होता है। Could it be that the sound of her heartbeat is the vital factor? क्या ऐसा हो सकता है कि इससे कोई हार्ट का लेना देना है, हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं, तो क्या हार्ट वहां पर इम्पोर्टेंस रखता है अपनी, ठीक है। Perhaps during its existence inside the body of the mother, the growing embryo becomes fixated on the sound of the heartbeat. तो ये माना जाता है कि हो सकता है जब बेबी एग्जिस्ट हुआ, जब दुनिया में आया, जब ये एम्ब्रियो में ही था, वोम में था, एम्ब्रियो था, ठीक है, तो माँ के गर्भ में ही हो सकता है उस वो माँ का जो हार्ट बीट है उससे उसका अटैचमेंट कुछ हो, हार्ट बीट का, ठीक है, बेबी के साथ में। सो फिक्सेटेड मतलब इमोशनल अटैचमेंट, तो ऐसा कुछ हो। If this is so, then the rediscovery of this familiar sound after birth might have a calming effect on the infant, especially as it has just been thrust into a strange and frighteningly new world outside. यदि ऐसा कुछ है, तो पता चलना चाहिए कि ये साबित भी होना चाहिए जब बच्चा जो है एक नई दुनिया में आता है, उसके जन्म के बाद अ, एक नए माहौल में, वातावरण में आता है, तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो बच्चे पर जरूर होना चाहिए, यदि हार्ट बीट से बच्चे का कुछ लेना देना है। क्योंकि जो दुनिया है बिल्कुल उसके लिए स्ट्रेंज है, उसमें उसे धकेला जाता है, थ्रस्ट किया जाता है, लगभग वो, है ना, एक नए वातावरण में वो आ जाता है। So the mother too soon discovers unconsciously that her baby is more at peace if held on the left against her heart than on the right. और जो माँ होती है उसे भी, वो भी डिस्कवर करती है, उसको भी लगता है कि जो है जो बेबी है उसको लेफ्ट साइड में अगर वो अपने सीने से लगा के रखती है तो ये ज्यादा अच्छा है और बेबी शांत रहते हैं, उसे भी ये लगता है, लेकिन अनकॉन्शियसली उसे ऐसा उसने माँ जो है, कोई एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन उनको ऐसा लग जाता है, ठीक है, महसूस होता है। दिस में साउंड फार फेच्ड, ये बात जो है हो सकता है आपको लगे कि दिस इज नॉट ट्रू एंड दिस इज फार फेच्ड, मतलब ये थोड़ी सी बना कर की गई बातें हैं, बट टेस्ट्स हैव नाउ रिवील दैट इट इज नेवरदलेस द ट्रू एक्सप्लेनेशंस। लेकिन जो टेस्ट हुए हैं उससे ये पता चलता है कि ये जो बातें हैं ये ऐसी ही बातें कही गई नहीं है, बल्कि ये एक सच बात है, ठीक है। Groups of newborn babies in a hospital nursery were exposed for a considerable time to the recorded sound of heartbeat. कुछ बेबी थे, उनका बेबीज का जो ग्रुप था उसे एक हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया और एक टाइम फिक्स उनके लिए कर दिया गया, हार्ट बीट का साउंड वाला टाइम, ठीक है, साउंड उनके लिए रख दिया गया रिकॉर्ड करके। दिस साउंड वाज एट द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 72 बीट्स पर मिनट, और ये जो साउंड था इसको एकदम फिक्स किया हार्ट वाले रिदम के साथ, उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार किया गया। 72
बीट्स जैसे हार्ट नॉर्मली ये करता है, बीट करता है, उसी प्रकार उस साउंड को भी उसी के साथ फिक्स किया गया. This sound was at the standard rate. Okay. There were 9 babies in each group, and it was found that most of them were crying for 60% of the time when the sound was not switched on. तो ये जो 9 ग्रुप्स थे, ठीक है, वहाँ बेबीज थे, उनके 9 ग्रुप बनाए गए और उसमें ये पता चला ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि 60% टाइम क्या करते थे, वो हमेशा रोते रहते थे जब भी उस मशीन के जो जिसमें हार्ट बीट रिकॉर्ड किया गया था उसे ऑन ना किया हो. तो यदि वो मशीन बंद हो, हार्ट बीट ना सुनाई दे, बेबीज को उसका साउंड ना आए, तो वो 60% रोते रहते थे. बट दिस फिगर फेल टू ओनली 38% when the heartbeat recording was being played. और जब हार्ट बीट रिकॉर्डिंग को प्ले किया जाता था उन्हीं 9 बेबीज के ग्रुप में, तो ये जो 60% रोना था उनका, अब वो कम होकर 38% रह गया था. तो इससे भी एक साबित होता है कि हार्ट बीट से कुछ अटैचमेंट बेबीज का होता है. The heartbeat groups also showed a greater weight gain than the others, although the amount of food taken was the same in both cases. जिस ग्रुप में हार्ट बीट का साउंड दिया गया, हार्ट बीट को रिकॉर्डिंग को सुनाया गया, वहां पर बेबीज ने अच्छा वेट भी गेन किया, यानी कि वो अच्छे से ग्रो हुए, उनकी बॉडी अच्छे से उनकी बॉडी में ग्रोथ हुई. और बल्कि जो खाना था वो तो सेम ही था दोनों के लिए. एक ग्रुप जिसमें हार्ट बीट नहीं सुनाया गया और दूसरा ग्रुप जिसमें हार्ट बीट सुना गया. तो जो जिसमें हार्ट बीट था वो लोग तो अच्छे से ग्रो हुए, लेकिन जिनमें हार्ट बीट नहीं सुनाया गया साउंड, वहां पर उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ था और खाना लेकिन उनका सेम ही था. Clearly the heartless group Clearly the beatless groups were burning up a lot of more energy as a result of their vigorous crying. तो इससे साफ साफ ये तो साबित हुआ था कि जो बीटलेस है, मतलब जिसमें बीटिंग हार्ट बीट नहीं सुनाया गया, वहां पर वो बेबीज बहुत एनर्जी को लूज कर रहे थे, क्योंकि उनका एनर्जी बर्न हो रहा था, रो रहे थे बहुत ज्यादा. इसलिए another test was done with slightly older infants at bedtime in some groups, or the room was silent in others, recorded lullabies were played in others, a ticking sound was operating at the heartbeat rate of 72 beats per minute, in still others the heartbeat recording itself. ठीक है, तो यहाँ तक देख लेते हैं. एक अनदर टेस्ट किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया. उसमें कुछ ओल्डर थोड़े से बड़े बच्चों को, इन्फेंट्स को लिया गया और ये रात के समय लिया गया, बेड टाइम जब सोने का समय होता है. एंड इन सम ग्रुप्स द रूम वाज साइलेंट. एक ग्रुप बिल्कुल रूम को साइलेंट रूम था, उसमें एक ग्रुप को रखा गया. और दूसरे जगह कुछ और बच्चे थे, ग्रुप था उनका, वहां पर लल्लाबाइज को सुनाया गया, यानी कि लोहरी जो होती है वो सुनाई गई उन्हें. और ग्रुप था, एक और ग्रुप था, उसमें क्या हुआ, टिकिंग साउंड, जो हार्ट बीट का जो धड़कने की साउंड होती है वो सुनाया गया, वो भी एकदम फिक्स किया गया 72 बीट्स पर मिनट. और उसके अलावा एक और ग्रुप बनाया गया. इन स्टिल अदर्स द हार्ट बीट रिकॉर्डिंग इटसेल्फ वाज प्लेड. ठीक है, और एक और ग्रुप था, लास्ट ग्रुप. तो 4 ग्रुप बनाए गए थे. जो चौथा ग्रुप था उसमें रियल हार्ट बीट को सुनाया गया. It was then checked to see which group fell asleep more quickly. तो उसके बाद चेक भी किया गया कि भाई कौन सा ग्रुप सबसे पहले सोता है. द हार्टबीट ग्रुप ड्रॉप्ड ऑफ इन हाफ द टाइम इट टुक फॉर एनी ऑफ द अदर ग्रुप्स. ठीक है, जो हार्टबीट वाला ग्रुप था, वो जो है आधा समय पहले ही वो सोने लगे. 50% आप बोल सकते हैं. मतलब यदि किसी को 1 घंटा सोने में लगे, अदर अदर बेबीज के ग्रुप को 1 घंटा लगता होगा सोने के लिए, तो ये आधा घंटा पहले ही उनसे सो लेते थे.
So this was proved there in that group. This shows clearly why mothers prefer to hold the child on the left side. और इससे एक और बात, फिर से एक और रीजन मिल जाता है क्यों जो माएँ होती है वो बेबीज को लेफ्ट साइड में होल्ड करती है. It is interesting that when 466 Madonna and child paintings dating back over several hundred years were analyzed for this feature, 373 of them showed the baby on the left breast. आपको जानकर हैरानी होगी कि 466 जो मैडोना एंड चाइल्ड है, जीसस और मैरी के जो फोटो है, पेंटिंग्स हैं, जो कि कई साल पुराने हैं, बहुत साल पहले के हैं, उनको जब एनालाइज किया गया तो उसमें ये पाया गया कि जो 373 है उस 466 में से, उसमें जो पेंटिंग थी उसमें ये दिखाया गया था कि जो बेबी थी वो लेफ्ट हैंड साइड में ही होल्ड किया हुआ था. Here again the figure was at the 80% level, और वही जो 80% हम पढ़ के आ रहे हैं, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उससे वो बात यहाँ पर भी साबित हो जाती है. This contrasts with the observation of females carrying parcels and other things, where it was found that 50% carried them on the left and 50% on the right. लेकिन ये यहाँ पर डिफर करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, मेल नहीं खाता है. कब? जब जो फीमेल्स होती है, जब वो पार्सल्स या कोई चीजें, कोई सामान उठाती है अपने हाथ में, तो वो 50% ही अपने लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करती है और 50% उनका राइट. तो ये बराबर का लगभग है, ठीक है. तो जब वो सामान को उठाती है, किसी सामान को, तो ये 50% हो जाता है, और जब बेबी को कैरी करती है तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही ज्यादा रहता है, 80%. This heartbeat fixation also explains why we insist on locating feelings of love in the heart rather than the head. और ये जो हार्ट बीट फिक्सेशन है, कोई इमोशनल टच है हमारा हार्ट बीट के साथ में, ये एक्सप्लेन आगे हमको ये भी मिलता है. इससे हमें एक और जानकारी ये मिलती है कि जब भी हम लव की बात करें, ठीक है, तो हम हार्ट की ओर अपना इशारा करते हैं, ना कि हम अपने हेड की तरफ इसे इशारा करते हैं. तो हार्ट बीट से कुछ ना कुछ तो लेना देना है. It also explains why mothers rock their babies to lull them to sleep. ये भी हमें बताता है कि जो मदर्स होती है वो क्यों लोहरियां बच्चों को गाकर सुनाती है ताकि वो सो सके. The rocking motion is carried on at about the same speed as the heartbeat, and once again it probably reminds the infants of the rhythmic sensations they had become so familiar with inside the womb as the great heart of the mother pumped and thumped above them. तो इससे एक और एक्सप्लेनेशन हमको ये भी मिलता है कि जो रॉकिंग मोशन है वो सेम टू सेम हार्ट बीट के समान रहता है, जो उसका रिदम रहता है. तो वो हार्ट बीट और वो जो रॉकिंग मतलब मूव करना बेबीज को, वो सेम टू सेम लगभग रहता है. और ताकि बच्चे को क्या लगे, जो जो वो पहले से ही जिस बात को वो जानता है, फेमिलियर है जिस बात से, जिस बीटिंग से, जिस रिदम से, वो उसे इस बाहर की दुनिया में भी मिल सके जब बेबी को रॉक किया जाता है, और वो शांत हो और उसे कंफर्ट महसूस हो. और तो ये इस बात से कुछ उसका रिलेशन है, इसलिए जब माँ उसे मूव करती है, रॉक करती है, तो बेबी शांत होता है और रोना बंद कर देता है. Nor does it stop there. This phenomenon seems to stay with us right into our adult life. सिर्फ बच्चों तक ही ये बात यहाँ सीमित नहीं है, बल्कि ये जो बातें हैं, ये जो phenomenon है, यानी कि ये जो हकीकत बोल सकते हैं, ये जो एक observed thing है, जो एक जाहिर सी बात है, वो हमारे adult life तक भी हमारे साथ बने रहते हैं. We rock with anguish. जब कभी हम एंग्विश में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, समस्या में होते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं, तो हम भी रॉक करने लग जाते हैं. As adult, we rock back and forth on our feet when we are in a state of conflict. जब भी हमें कोई परेशानी मुसीबत आती है, तो ऐसे ऐसे समय में जब हम कुछ सोच नहीं पाते हैं कि क्या करना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो हम भी रॉक करने लगते हैं, बैक एंड फोर्थ हम चलने लगते हैं, हिलने लगते हैं, डोलने लगते हैं, राइट. सो दैट इज विद द एडल्ट ऑल्सो द सेम हार्ट बीट
relation that still we have, that is fixated with us. The next time when you see a new teacher in your class or a speaker sway rhythmically from side to side, check his speed for heartbeat time. तो यहाँ पर लिखा है कि यदि नेक्स्ट टाइम कोई टीचर आप क्लास में आता है, कोई स्पीकर आता है और रिदमिकली अगर वो स्वे कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, इधर उधर चल रहा है, मूव कर रहा है बैक एंड फोर्थ, तो आप उसके हार्ट बीट को चेक कर सकते हैं, सेम ही पाई जाएगी उसके जो हार्ट बीट का जो रेट है और उसका जो चलने का, मूव करने का रिदम है, वो लगभग आपको सेम टू सेम मिलेगा. His discomfort at having to face an unfriendly audience leads him to perform the most comforting movements his body can offer. तो वो जब भी लोग ऑडियंस के सामने होते हैं, लोगों के सामने होते हैं, थोड़े से अनईजी महसूस करते हैं, डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, तो यहाँ पर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने आप को ईजनेस के लिए या कंफर्ट पाने के लिए वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं, ताकि वो उस मूवमेंट से उनका जो हार्ट बीट है उससे कोई रिलेशन पहले के जोन में चले जाए, उस जोन में चले जाए जहां उन्हें कंफर्ट मिलती थी. ही स्विचेस ओवर टू द ओल्ड फेमिलियर बीट ऑफ द वोम. वो अपने आप को स्विच करता है, चेंज करता है, बदलता है उस फेमिलियर, जिससे उसकी जान पहचान, वो हार्ट बीट जिससे वो पहले से ही जानता है, माँ के गर्भ से जानता है, उसमें वो स्विच कर लेता है, उस जोन में वो चला जाता है. ठीक है. Whenever you find insecurity, you are liable to find the comforting heartbeat rhythm in one kind or of disguise or another. जब भी आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आप अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा घबराया महसूस करते हैं, तो आप लाइबल है, यानी कि पॉसिबल है कि आप क्या करोगे, उस कंफर्ट जोन में जाना चाहोगे जहां से आप, जिससे आप फेमिलियर हो. और ये किसी भी रूप में हो सकता है, राइट. इट कैन बी वन काइंड ऑफ डिस्गाइज और अनदर. आप हो सकता है इधर उधर चलने लगे, हो सकता है आप थोड़ा सा रॉक करने लगे, कुछ भी हो, जो भी आपकी एक्टिविटीज, बाहरी मूवमेंट होगा, फिजिकल मूवमेंट, वो सब हार्ट बीट से उसका कुछ ना कुछ लेना देना है. इट इज नो एक्सीडेंट दैट मोस्ट फोक म्यूजिक एंड डांसिंग हैज अ रिदम ऑफ द हार्ट बीट. तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ये बात नहीं है कि आप जब म्यूजिक सुनते हो, फोक म्यूजिक सुनते हो, डांस करते हो, उसमें भी रिदम रहता है जो कि हमारे हार्ट बीट से उसका कोई वास्ता जरूर है. Here again, the sound and movements take the performers back to the safe world of the womb. और जब यहाँ पर परफॉर्मर, जब हम करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, ये सब जब हम करते हैं ये एक्टिविटीज, तो हम फिर से उसी सेफ वर्ल्ड में जाते हैं, उसी जोन में, उसी जगह में हम अपने आप को पाते हैं, जहाँ से, जिससे हम फेमिलियर है, जिससे हम, हमारी जान पहचान है, वो है हम राइट फ्रॉम दी मदर्स वोम. हम माँ के गर्भ से ही उस बीट से फेमिलियर है, और वहीं हम जाना चाहते हैं जब भी हमें कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है. सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, चैप्टर, एंड द नाम ही है एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. और ये, हाँ, किसी ने ऑब्जर्व तो नहीं किया था वो इस बात को, बट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम एक बात श्योर हो जाता है कि दिस इज अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन. काफी अच्छे से इसकी स्टडी की गई है, और ये बात प्रूव भी की गई है, कई एक्सपेरिमेंट्स इस पर हुए हैं, और एक नई बात हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलती है. सो कंटिन्यू टू बी विद मी एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर दिस टाइम.